अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मेरी जॉब ख़त्म होगी तो मैं घर चला आया। सो अच्छा नहीं लगा, सोच रहा था कि कैसे होगा, कितनी मुश्किल से ये लाइफ लाइफ के आगे क्या होगा, समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि मैं कुछ पता नहीं था, यहाँ कुछ जानता नहीं था, ज़बान नहीं थी। मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत पाकिस्तान में जो पढ़ी वो आप सब ने पढ़ी है लोगों ने। तो जब तक इंसान बोले ना, प्रैक्टिस ना हो, तो ये एक दूसरी लैंग्वेज है। और किसी को जानते ना हो, जेब में पैसे ना हो, ये सारी चीज़ें एक साथ जब इकट्ठी होती हैं तो ये एक पर यानी कि जो प्रॉब्लम है उनका मजमुआ बन जाता है ये सब कुछ। तो मैंने फिर वहाँ जिस उन्हीं के पास रह रहा था, तो एक लड़का वापस आया, वो वहाँ पठान था। बातें कर रहा था कि वो कहता अगर जॉब करनी है तो मैं छोड़ के वहाँ चले जाऊँ। मैंने कहा कहाँ? कहता है उसने मुझे जाके मॉन्ट्रियल से बाहर। पहले मैं सोचने लगा, फिर मैंने कहा चलो जॉब तो मिल जाएगा। मैंने कहा क्या जॉब क्या है? वो कहता है रेस्टोरेंट में। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। आता है कोई बात? वो कहता है कोई बात नहीं, आपको वो वहाँ ट्रेन कर देंगे। मैंने कहा जॉब? कहता है जॉब 100% आपको मिल जाएगा। समझिए आप जहाँ से जाएँ तो जॉब आपको, आप वापस ही नहीं आएंगे, आपको आपके पास जॉब होगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है ये तो। उसने कहा यहाँ से बस पे $10 का टिकट मिला। उस वक्त $10 बहुत होते थे। सो तकरीबन वो यहाँ से 40 किलोमीटर मॉन्ट्रियल से बाहर एक जगह है, उसका नाम है पीमो, वहाँ। सो मैंने कहा सही है। लो जी, मैंने पूरी रात अच्छा अपने इस सोच में कि मैं सुबह जाऊँगा। तो मैंने उससे कहा कि कब तक वो जॉब मिल सकता है? सुबह ज़रूरी जन को कहता है नहीं, सुबह ज़रूरी नहीं है, 10 दिन के बाद चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब आपको मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं कि यार मैं असल में अभी जाना नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ मॉन्ट्रियल में ही कुछ हो जाए। तो वो कहता सही है, अगर यहाँ करना है तो यहाँ करो। मैंने कहा चलो। फिर मेरा तैयार होकर मैं रह गया। मैंने कहा नहीं। तो मैं पाकिस्तान फ़ोन करता था। अगले दिन मैंने पाकिस्तान फ़ोन किया अपने अंकल को। उस वक्त हमारे गांव में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि हम, हमारे पोस्ट ऑफिस में, गांव में पोस्ट ऑफिस है, वहाँ टेलीफोन था, लेकिन गांव में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि मैं फ़ोन कर सकूँ। तो मैं रावलपिंडी अपने अंकल को फ़ोन करता था, वो राजा बाज़ार स्टोर था उनका। तो उनको वो बात कॉल की, क्या हाल है घर में, घर का। मुझे जो असल में जो जिसकी वजह से मैं करना चाहता था, मैं ये जानना चाहता कि मुझे जानना चाहिए कि मेरा बच्ची बच्चा पैदा हुआ है या नहीं, या सब खैरियत तो है, मैं ये जानना चाहता था। तो मैंने अंकल से बातें करनी शुरू कर दी। मैंने कहा क्या हाल है आपका, आप ठीक है, खैरियत है? मैंने कहा घर गए थे, क्या हाल है? हाँ सब ठीक है, खैरियत। अच्छा, मैंने कहा अगर कोई बात होती तो तुझे बता देते हैं। तो 4-5 मिनट बातें करते रहे। तो फिर मैंने कहा अंकल आपसे बात पूछनी है, गांव में गए थे तो मैंने अपनी वाइफ का नाम लिया। मैंने कहा यार ठीक है, कहता हूँ यार, अंकल मुझे आगे से कहता यार तेरा बेटा होगा, मुबारक हो। मैंने कहा कब? उसने बताया। मैंने कहा मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, खैर मुबारक। मैंने जब वो, मैं बहुत खुश हुआ, तो वो सब लड़के सुन रहे थे। तो एनीवे मैंने अंकल को बातें करता रहा, शुक्रिया किया, अदा किया। तो जो ही मैंने फ़ोन बंद किया तो वो सब लड़के, भाई आपका बेटा हुआ है, हमें पार्टी दो। मैंने कहा मैं जो आप कहें, मैंने कहा करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम ऐसा करते हैं कि हम बुच्चर शॉप पे, कसाई की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से गोश्त लाएंगे और गाय वो गोश्त जो है घर आकर पकाएंगे। मैं ठीक है जी। सर मैं उनके साथ गया। मुझे याद है 40 या 45, 45 के करीब उन्होंने डॉलर लगाए, इससे ज़्यादा नहीं थे, $40 के करीब उन्होंने लगाए। सो मैंने कहा अच्छा हो गया, बेहतर हो गया थी। उन्होंने गोश्त लिया, सब कुछ घर ले आए, पकाया, उन्होंने खाया। अब मैं सोचने लगा कि मुझे वो जॉब का, मेरा बेटा हो गया, मुझे जॉब करना चाहिए। वो जब सोने लगे, वो जाने लगे, तो मैं उस लड़के से कहा, मैंने कहा क्या मैं सुबह जा सकता हूँ उस जगह पे? वो कहता बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने कहा मैं सुबह जाऊँगा। उसने कहा सही है। मैं अगले दिन सुबह वहाँ से मेट्रो में बैठा। वो तो मेरे पास था, वो कार्ड था, क्योंकि मैं जब आया तो मैंने आपको बताया कि मैंने लिया था 1 माह के लिए। वो कार्ड, मेट्रो में बैठा, वो उसने मुझे बताया कि मेट्रो का जहाँ जंक्शन है वहाँ जाएगा तो वहाँ से बसें चलती हैं, वहाँ $10 का
9 some कुछ अराउंड $10. सो वन वे. सो तू जाएगा तो ऐसे रेस्टोरेंट, जो उसने एड्रेस दिया, मैं वो बस वाले ने मुझे उसका, तो बस तुझे पहले उतार देगी, तुझे चलना पड़ेगा एक माउंटेन, तकरीबन 1/2 किलोमीटर के करीब तुझे पैदल चलना पड़ेगा. मैंने कहा सही है. अब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से मैं आया था, मेरे पास जो शूज़ थे वो भी कितने अच्छे नहीं थे. मैंने जैकेट तो यहाँ ली, वो भी इतनी एक्सपेंसिव तो थी नहीं. बाहर रहने में स्नो काफ़ी पड़ी हुई थी. बस वाला उतार के चला गया. वो वहाँ गैस स्टेशन है, उस गैस स्टेशन के साथ कॉर्नर स्टोर, अंदर स्टोर होता है. सो स्टोर से वाले से पूछा मुझे यहाँ जाना है. वो कहता सीधा चढ़ जा, इससे ऊपर जाएगा, जो ही उतरेगा तो वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ है. खैर मैं बड़ी मुश्किल से 2 दफ़ा गिरा. पहाड़ से था, उसको चढ़ते हुए पाँव स्लिप हुए और हाथ नीचे लग गए. और ये जो नाखन है ना, क्योंकि देखो हम लोग गर्म मुल्क के लोग हैं, यहाँ हमें इस लाइफ का पता नहीं था उस वक्त. तो काफ़ी दर्द हुआ, बहुत सख्त दर्द हुआ, काफ़ी नहीं बहुत सख्त दर्द हुआ. सो मैं नहीं वहाँ पहुँच गया रेस्टोरेंट में. जब वहाँ मैं गया तो अंदर वो इजिप्ट का मैनेजर था, नाम था उसका मोहम्मद, मो उसको कहते थे. उस लड़के ने मुझे पूरा बताया था कैसे चाहिए. मैंने उससे मिला, मैंने कहा ऐसा ऐसा फलां आदमी ने मुझे भेजा है. तो वो बड़ा खुश हुआ. वो कहता है बस ठीक है तू आ जा. आज उसने एक लड़के को लगाया कि इसको, वहाँ होटल है और साथ में मोटल है जिसमें लोग आकर ठहरते हैं. वो जो भी लोग वहाँ काम करते हैं उसको, हर आदमी को मोटल में एक कमरा देते हैं पक्का, कि वो आदमी वहीं रहता है. खाना भी वहाँ है, उनका तरफ से फ्री है, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ कोई आदमी जाता नहीं है काम के लिए. सो उनके लिए ये बड़ा वो बहुत अच्छा समझते हैं कि कोई आदमी. मैं जब गया तो मुझे याद है उसने मुझे $7 घंटा पर आवर दिए थे, जबकि बखर पौने 4 आप कह सकते हैं रेगुलर आम लोग लेते. और मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था काम करने का. सो और उसने मुझे बताया वहाँ मशीन लगी थी जो बर्तन धोती है. ऐसा नहीं होता कि ये बर्तन हाथों से, वो मशीनें होती हैं. लेकिन किसी को बर्तन को पकड़ना, कहाँ रखना है, वो किस, मतलब एक पूरा निज़ाम है इन लोगों का. कोई भी काम है तो उसका एक सिस्टम है. तो एनीवे मैंने वो, क्योंकि मैं यंग था और मैं वो तलबगार भी था कि मुझे काम मिले. अब मैं सीखना भी चाहता था कि ये काम मेरा रहे, ये ना हो ये भी मुझे 2 घंटे के बाद कह जाओ, क्योंकि 10 मिनट के बाद पहले वाली जॉब तो चली गई थी. तो वो अल्लाह ने किया कि जो मेरे जिस आदमी के साथ मैं उस दिन काम कर रहा था वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, कैनेडियन. लेकिन वो पार्ट टाइम वहाँ रेस्टोरेंट में डिशवाशिंग का जॉब करता था. अच्छा, इन कंट्रियों में ये कोई नहीं है कि आप क्या जॉब करते हैं, आपको जॉब काम करना चाहिए. क्या करते हैं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर आप कुछ नहीं करते तो फिर हज़ार आदमी आपको देखेगा. तो मैंने काम शुरू कर दिया. वो अच्छे खासे, अच्छा शाम का वो टिप ही मिल जाए $5 7 8 मुझे टिप मिल जाए हर रोज़. वो जो वेटर्स वो इकट्ठा करती हैं उसमें से कुछ 1% वो का निकाल के जो डिश वाशर जो बर्तन लोग धोते हैं उनको देते हैं. हम 2 3 आदमी होते थे एक टाइम, क्योंकि वो काफ़ी बिजी प्लेस है और बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था. वहाँ सिर्फ स्टेक मिलते थे. स्टेक हाउस, उसका नाम ही स्टेक हाउस था, बीफ स्टेक. सो अब उन पैसों से मैं $2 3 लगाता, सिगरेट पीता, सो मेरी सैलरी पूरी बच जाती थी. वो अच्छा पार्ट था. सो इस तरह मैंने काम शुरू कर दिया और फिर काम करते रहे. और मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ फरवरी मैंने शुरू जॉब वहाँ, जब जॉब मैंने शुरू किया तो मेरा ख्याल है वो मंथ था सितंबर का, सॉरी एक तो नवंबर का. और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मेरे ख्याल एंड ऑफ मार्च को मुझे याद है कि जो स्नो थी ना वो जैसे पिघल मेल्ट हो रही थी. तो वो मार्च का ही महीना था. तो वो रेस्टोरेंट बैंकक्रप्ट हो गया. उस कंपनी, वो बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके 4 5 रेस्टोरेंट थे, उन्होंने बैंकक्रप्सी डिक्लेयर कर दी. ये 1990 की बात है. और 1990 अगर आप लोग जानते हैं तो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था. जहाँ रिसेशन मतलब जब इकानमी जो डाउन हो जाती है ना, पूरे इंडस्ट्रियल कंट्री, जब उनका कुछ मतलब उनका कारोबार ठीक नहीं चलता तो पूरी दुनिया में एक रिसेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जो बहुत तकलीफ दे होता है. सो उस वक्त रिसेशन तक सुबह गुजरे, कंपनियां चाह रही हैं, नेक्स्ट डे वहाँ लिखा होता है कि प्लेस फॉर रेंट, कंपनी बंद हो गई. सो वो रेस्टोरेंट बंद हो गया. जब रेस्टोरेंट बंद हो गया तो अब मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है. ये बड़ा ज़बरदस्त, वो बड़ी अजीब सी बात थी. मैं किसी को जानता नहीं हूँ कि किसी के साथ मैं रह सकूँ, कुछ भी नहीं. अब उस जगह वापस मेरे दिल में था कि मैं कभी उस जगह वापस नहीं जाऊँगा जहाँ से वो, क्योंकि
وہ ایک کمیونٹی علیحدہ ہے پاکستانی بھائی، انہوں نے نیکی کی، ہماری مدد کی، سب صحیح ہے، لیکن ان کا اپنا ایک سسٹم ہے رہنے کا. سو میں واپس سیدھا اچھا میں نے اسے کہا میں جب اس نے بتایا نا کہ بینک کرپٹ ہو گیا، اس نے مجھے سارے جو میرے پیسے دیے، جتنا بھی جو لین دین تھا وہ سارا کلیئر کیا اس نے. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تجھے کوئی چیز چاہیے تو تو جہاں موٹل میں رہتا ہے تو اپنی کوئی چیز جو بھی تجھے چاہیے، اگر تجھے بلینکٹ چاہیے، پلو چاہیے، یو کین ٹیک اٹ، کیونکہ یہ ہم جو بینک کرپٹ ہو گیا، سو یہاں رہے یا تو لے جائے ہمارے لیے سیم بات ہے. تو میں نے اسے کہا میں بلینکٹ لوں گا، میں پلو لوں گا، کیونکہ میں نے کہا میں جہاں رہوں گا کہیں سونے کے لیے کم از کم مجھے یہ چیزیں چاہیے. اچھا میں کس میں ڈالوں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں کس میں کیسے کھڑوں وہ. اچھا میں نے دیکھا کہ جہاں وہ کالے رنگ کے گاربیج بیگ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، میں نے وہ اٹھایا اس کے اندر ڈالا، تو وہاں ایک ٹرک آیا ہوا تھا جس کے جو اس نے الکوہل جتنی شراب تھی نا، کاسٹلی شراب، اس کمپنی نے واپس اٹھائی اپنی. تو ان کا ٹرک تھا، تو وہ مالک اس کو کہتا، مینیجر اس کو کہتا ہے کہ اس لڑکے کو ساتھ لے جانا، اس کو مونٹریال ڈراپ کر دینا کسی میٹرو اسٹیشن پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ آ گیا، وہ باتیں کرتا رہا، ہنستے کھیلتے رہے. سو کچھ مجھے سمجھ آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی. سو میں واپس آ گیا مونٹریال آ کر اب اس نے میٹرو اسٹیشن پہ اتارا. اب ہاتھ میں نے مجھے نہیں پتا یہ کیونکہ ہم لوگ میں ایک ڈفرینٹ کلچر سے آیا ہوا تھا، تو یہ 4 ماہ ہوئے تھے مجھے، اور میں وہاں جہاں رہ رہا تھا وہاں بالکل کوئی اور پاکستانی نہیں تھا، کوئی اور ہماری کنٹری کا آدمی نہیں تھا کہ مجھے کو بتائے میں کام کروں خاموشی سے اور پھر آ کر وہاں سو جاؤں. اس کے علاوہ تو کچھ تھا نہیں. اب میں وہ میٹرو میں جب آیا نا، تو ہاتھ میں وہ گاربیج بیگ اٹھایا، اس کے اندر کمبل بلینکٹ ہے، اچھا میرے ہاتھ میں بیگ ہے جس میں میری اپنی چیزیں ہیں، اور اس کو وہ جو بھی دیکھے نا میرے بیگ کو سے تو کوئی نفرت نہ کرے، لیکن وہ جو بلیک بیگ تھا اس سے ہر آدمی ایسے تھوڑا وہ پتہ نہیں یار یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، اب مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا. سو میں اس پاکستانی کی دکان اسٹور پہ گیا تھا، جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا بھائی یہ کیا آپ کی گاربیج بیگ کیوں اٹھا ہوا ہے. تب مجھے احساس ہوا، میں نے کہا میں نے جب ان سے بات کی تو وہ بڑے ایسے کہتے ہیں وہ یہ لوگ اس کے اندر گاربیج پین ڈالتے ہیں نا، تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں، اس لیے یہاں تھوڑا سا. تو میں نے کہا اچھا صحیح ہے. ان کے پاس پہنچ گیا. پھر آگے اس سے آگے کیا ہوگا آپ کو نیکسٹ کی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا، ان کا نام ہے علی اصغر سید، وہ پیدا ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہر باپ کی طرح. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ میرا بچہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے. اولاد تحفہ ہوتی ساری، لیکن وہ میرا بچہ، میں اکثر کہتا ہوں اپنے بیٹے کو کہ میری فیملی میں ایک آدمی ہے، وہ ایئر فورس میں تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں، انکل ہیں میرے والد صاحب کے بھائی ہیں. ان کا نام ہے سید تعظیم کاظمی، نیو یارک میں ہوتے ہیں. میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تیری عادت میرے انکل تعظیم جیسی ہے، خاموش پیار سے بلانا، اور اللہ نے اس کو اتنا رنگا ہوا ہے، اتنی اللہ نے احسان اس پہ کیا ہے کہ میں ایز اے فادر اگر چاہوں بھی تو پورا بتا نہیں سکتا. آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ میرا بیٹا وہ جس کی خبر میں نے سنائی آپ کو، اور اس کی لائف کیسے اس نے پڑھا، کیا تھا اور آج کیا ہے. سو آگے چل کر میں آپ کو سب بتاؤں گا. وہ گاڈ کا دیا ہوا ایک اسپیشل گفٹ ہے مجھے. سو میں اللہ کو بہت شکر ادا کرتا ہوں، بہت. سو اس امید اب میں ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی تکلیف نہ دے. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا. تھینک یو، بائے.